जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज भी आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस की क्लास लेकर आए हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें एसएससी एमटीएस के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में उसको आज की क्लास में देखेंगे। बहुत बेहतर तरीका से समझेंगे, सारे प्रश्नों को पॉइंट वाइज समझेंगे जो आने वाले जो एग्जाम है एसएससी एमटीएस का उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे और वहां से प्रश्न बन सके। ठीक है, तो सारे प्रश्नों को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि भरतनाट्यम ये किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। जो भरतनाट्यम है ये किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग देखिएगा तो चार विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर और असम। ठीक है, तो ये जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य जाना जाता है। ठीक है, तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है भरतनाट्यम। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत विस्तार से देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा नृत्य होता है जहाँ से हमारे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य शामिल किए गए हैं। 8 जो है ये शास्त्रीय नृत्य शामिल किया गया है जो निम्न है, आप लोग देख लीजिएगा। जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का आ जाएगा। इसके बाद अगला बात करेंगे जो कथकली या मोहिनीअट्टम की बात करेंगे, कथकली या मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कथकली से याद करना होगा, क है पहला और यहाँ पर भी क है। तो ठीक है, तो कथकली से केरल याद कर लीजिएगा और मोहिनीअट्टम तो ठीक है, मोहिनीअट्टम केरल हो जाएगा। क्लियर है, याद हो जाएगा। उसके बाद कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश, ओडिसी तो उड़ीसा हो जाएगा, मतलब उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा, यह ध्यान में रखिएगा, उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा जो कथक है ये कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया जो है असम का है, मणिपुरी जो है मणिपुर का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य है 8 प्रकार के जो भारत के अलग अलग राज्यों में इस नृत्य को मतलब नृत्य होता है। ठीक है, तो जो ये सारी चीज जो बताएं आप लोगों को एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो नृत्य हैं अलग अलग राज्यों का, इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आते हैं। जो सेकंड प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो सेकंड प्रश्न है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के लिए किस दर से कर वसूलते थे। यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है। ठीक है, तो जो महाजनपद के शासक थे ये फसलों की जो उपज थी, पैदावार थी, उसको किस दर से लेते थे। तो यहाँ पे बात करेंगे जो राइट आंसर जो बी है यहाँ पे सही होगा 1/6 भाग, 1/6 भाग की दर से वे लोग जो थे कर वसूलते थे। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। प्राचीन भारत में महाजनपदों के जो शासक थे ये फसलों की उपज के लिए 1/6 भाग यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो यानी 12.5% की दर से कर वसूलते थे। समझ में आ गया कि यानी कितने प्रतिशत की दर से कर वसूलते थे, तो 12.5% की दर से कर वसूलते थे। कितना भाग, तो 1/6 भाग। क्लियर है दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ जो है ये अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है, मतलब जो बौद्ध ग्रंथ लिया गया है ये किस निकाय से लिया गया है, तो अंगुत्तर निकाय से लिया जाता है। ये प्रश्न आता है। ठीक है, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद मौजूद है। इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। प्राचीन भारत में जो थे उस समय 16 महाजनपद थे और जो बौद्ध ग्रंथ है वह अंगुत्तर निकाय से ज्ञात है, अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। क्लियर है दोस्तों। आगे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो पारनी है इसकी पारनी की क्या है, अष्टाध्यायी। ठीक है, पारनी की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी है, इसमें 22 महाजनपद का उल्लेख किया गया। पारनी की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी इसमें 22 महाजनपद का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे देखिएगा जो 16 महाजनपद है इसमें 2 गणराज्य महाजनपद होने का प्रमाण मिलता है। इन जो 16 महाजनपद में 2 गणराज्य महाजनपद होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, इसे ध्यान में रखिएगा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वह मगध था। क्लियर है दोस्तों।
इतना कुछ समझ में आ गया। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न यहाँ पे थर्ड प्रश्न। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है। बराक ओबामा की आत्मकथा है तो हम लोग ए ऑप्शन को यहाँ पे टिक करेंगे, सही होगा। ड्रीम फॉर माय फादर, ड्रीम फॉर माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो है ये बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, अब हम लोग बराक ओबामा के बारे में और इनकी पुस्तक के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जो बराक ओबामा है ये अमेरिका के 44वें है, मतलब 44 वे राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद को धारण किया था। ये जो बराक ओबामा थे ये 44वें राष्ट्रपति थे और 2 बार ये जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक, समझ में आ गया। इनका जन्म की बात करेंगे तो 4 अगस्त 1961 को होनोलुलु हवाई में हुआ है। ठीक है, इनकी आत्मकथा जो है ड्रीम्स फॉर माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जो है इनकी आत्मकथा है। समझ में आ गया। बराक ओबामा जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी जो है इनको दिया गया है, प्रदान किया गया है 2009 ईस्वी में। ठीक है, तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कब मिला है तो 2009 में मिला है। इतना कुछ क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न है, यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सुंदर सा प्रश्न है। तो सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट होगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, आगे आप लोग को हम बताएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से बताते हैं। भारतीय संविधान के कितना आर्टिकल 75 में ये बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगा वह राष्ट्रपति के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? वह राष्ट्रपति के द्वारा होगा। ठीक है, इतना कुछ पता चल गया। अगर बात करेंगे अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करेंगे वह राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अगर बात करेंगे जो मान लीजिए प्रधानमंत्री को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, उनके बाद जो उनके मंत्री है तो उनके मंत्री की नियुक्ति कैसे करेंगे? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति करेंगे कि हाँ, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि इनको आप चुन लीजिए, ये कार्य करेंगे, इनको ये चुन लीजिए, इनको ये चुन लीजिए, तो ऐसा कुछ रहेगा। तो जो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकती है। ये चीज़ क्लियर हो गया। आर्टिकल कितना? तो आर्टिकल 75। इतना कुछ समझ में आ रहा है तो इसे ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं वास्तविक प्रमुख होते हैं सरकार का। अब सरकार का जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होती है। राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है और जो प्रधानमंत्री होते हैं ये सरकार का वास्तविक प्रमुख होते हैं। ये चीज़ पता चल गया दोस्तों। भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। और बात करेंगे जो हम लोग अभी वर्तमान समय में तो लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न 5 देखिए, कंप्लीटली वीडियो को देखिएगा, बहुत कुछ आप लोग को सीखने का मिलेगा। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये भरतनाट्यम और ओडिसी, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। भरतनाट्यम और ओडिसी के लिए ये जो नृत्य शैली है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो माने जाते हैं, प्रसिद्धि माने जाते हैं, वह है यामिनी कृष्णमूर्ति को। ठीक है, अब हम लोग यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में समझ लेते हैं कि भैया ये है कौन। जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध नृत्य गान के रूप में इनको जाना जाता है। जन्म की बात करेंगे तो 20 दिसंबर 1940 को
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में इनका जन्म हुआ है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में जो है यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ है। ठीक है, इनकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां है कौन कौन सा है देख सकते हैं। पद्मश्री इनको मिला है 68 में, 1968 में दिया गया है। ठीक है, पद्म भूषण की बात करेंगे तो 2001 में मिला है। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो 2016 में मिला है। तो इसी तरह कई सम्मान जो है इनको प्राप्त है, कई सारी उपलब्धियां जो है यामिनी कृष्णमूर्ति को प्राप्त है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न हम लोग 6 देखिए। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाजी मतलब बॉक्सिंग होता है, इसमें मिडिल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। सुंदर सा प्रश्न है। तो विजेंद्र सिंह का नाम ध्यान में रखिएगा। 2018 में जीते थे, चीन की राजधानी बीजिंग में जीते थे जब ओलंपिक हो रहा था। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। जो अभी भी पेरिस ओलंपिक हुआ है तो 2 बार पेरिस ओलंपिक जो है मनु भास्कर के द्वारा जीता गया। ठीक है, तो इसे ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे विजेंद्र सिंह जो है यहाँ पे ये सही हो रहा है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोग को पता चल गया, 2008 में जीते हैं ये भैया विजेंद्र सिंह जो है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीता है। अगर टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हुआ था उसमें भारत ने 7 पदक जीता था। पहला स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक, तीसरा चौथा कांस्य पदक जीता था। ठीक है, इसके बाद भारत जो है 48वें स्थान पर रहा था। ये चीज़ क्लियर हो गया। 2020 की बात करेंगे तो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में 87.58 मीटर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, कब? 2020 में। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न यहाँ पे 7 देखिए। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एक किला का नाम बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इसे मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है। ये जो शब्द दिया गया है ध्यान में रखिएगा, मनकल के नाम से जाना जाता है। इसी से आप लोगों को पकड़ना है। इसे वर्ष में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है। ठीक है, उपरोक्त कथनों के किस किले के बारे में ये बातें जो है कही जा रही है? मनकल। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो हो जाएगा गोलकोंडा का जो किला है, ये ऑप्शन सही होगा। गोलकोंडा का किला के बारे में ये जो बातें कहा जा रहा है ऊपर, ये सही कहा जा रहा है, गोलकोंडा का किला। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि गोलकोंडा का किला होता क्या है, कहाँ पे है, इसका ये क्यों महत्वपूर्ण हुआ, ये चीज़ देखेंगे। जो गोलकोंडा का किला है ये भारतीय राज्य तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित मनकल के नाम से जाना जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। गोलकोंडा का जो किला है ये तेलंगाना में स्थित है, जिसे मनकल के नाम से जाना जाता है। ये 1143 में पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। 1143 में कह सकते हैं, इसे पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। इस किले का जो निर्माण है 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने कराया था। कौन से वंश ने कराया था? काकतीय वंश ने 13वीं शताब्दी में गोलकोंडे का किले का निर्माण कराया था। और ये जो हुआ है निर्माण कहाँ पे? तेलंगाना में हुआ है। समझ में आ गया, जिसे मनकल के नाम से जाना जाता है। और 1143 में इस पहाड़ी की चोटी पर इसे बनाया गया है। समझ में आ गया। 2014 में विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, और इसे अस्थायी सूची में रखा गया है। तेलंगाना का यह पर्यटन स्थल के रूप में इसे जाना जाता है। इसमें कुतुब शाही मकबरे, आलमगीर मस्जिद, बादशाह महल इत्यादि देखने को मिलते हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया कि जो गोलकोंडा का किला है ये किला का क्या है, इसका क्या रहस्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 8 प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारणतः शर्करा में तोड़ता है। स्टार्च जो है ये शर्करा में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे एमाइलेज दिया गया है। एमाइलेज जो है ये लार को स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार जो है इसको स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है एमाइलेज। तो इसका क्या का है भैया? ट्रिप्सिन का, रेनिन का और पेप्सिन का। इसको भी ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। मानव शरीर की लार में जो है एमाइलेज जो है एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एमाइलेज है? एमाइलेज जो स्टार्च को साधारणतः शर्करा में तोड़ता है। इसे पता कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आप लोग को। और एमाइलेज जो है एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भी है जो मुंह की सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। जो मुंह है उससे सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है।
कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लार में तो आप लोग को पता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो लाइपेज जो है ये एंजाइम वासा पाचन में होता है, लाइपेज वासा पाचन में। ट्रिप्सिन जो हो जाएगा ये एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन में होता है। तो ध्यान में रखना होगा, जो एमाइलेज है ये स्टार्च को शर्करा में कन्वर्ट करता है। लाइपेज एंजाइम जो है ये वासा पाचन में सहायता करता है। और ट्रिप्सिन जो हो जाएगा ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। क्लियर है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये स्टार्च पाचन में सहायक होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न, यहाँ पे जो 9 प्रश्न है, यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि 4C के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा डैश होती है। तो यहाँ पे कार्य की मात्रा पूछा जा रहा है। तो कार्य बराबर जो वर्क बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर। तो आप लोग गुणा कर लीजिएगा 6 मल्टीप्लाई 4, तो 6 चौके 24 जूल हो जाएगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे, 24 जूल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विभवांतर होते क्या हैं। तो इकाई धान आवेश को एक चैलेंजर्स बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किए गए कार्य होते हैं उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को विभवांतर कहा जाता है। इसकी जो माप होती है वोल्ट होती है, इसकी माप वोल्ट होती है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, आगे देखिए। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन जो प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी और जिसको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है ये समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे तितली तो है, आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। यहाँ पे तिलचट्टा काकरोच संबंधित है, मकड़ी भी हो जाएगा। लेकिन अष्टबाहु जो है ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। अष्टबाहु ये मुलास्का जो है मुलास्का समूह से संबंधित है। ठीक है। तो अष्टबाहु मुलास्का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में जिक्र भी किया है कि ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित नहीं है। तो अष्टबाहु डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। प्राणी जगत के जो संधिपाद प्रणाली है, संधिपाद प्रणाली नहीं प्राणी, ठीक है, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। इससे जैसे तितली संबंधित है, तिलचट्टा संबंधित है और मकड़ी संबंधित है। ठीक है। अष्टबाहु जो है ये मुलास्का संघ से रिलेटेड है। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिसमें अकशेरुक जीव होते हैं। तो ध्यान में रखना होगा, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत वे जीव आएंगे जो अकशेरुकीय होते हैं। ठीक है। जिनके 100 स्केलेटन जो होते हैं एक खंडित शरीर और युग्मित संयुक्त उपांग होते हैं। तो ये सारे जो है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं जीव। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं था चाहे है तबला वादक इसमें से नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये तो आप लोग को देख के ही पता चल गया होगा कि जो शेख चीना मौला है ये जो है तबला वादक नहीं थे, शेख चीना मौल। तो अब रहा बात कि शेख चीना मौल थे क्या भैया, तो आप लोग को हम बताते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह रुस्का, किशन महाराज, जाकिर हुसैन, ये जो थे तबला वादक थे। ये तीनों मुख्य तबला वादक थे। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जो यहाँ पे अल्लाह रखा, किशन महाराज, जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक थे। शेख चीना जो है ये संगीत नाटक मतलब कर्नाटक संगीत परंपरा में एक महान नादस्वरम खिलाड़ी थे। कौन? शेख चीना मौला। ठीक है। शेख चीना मौला जो है जिन्हें शेख के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म करवंडी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। इनको पद्मश्री से पुरस्कार भी मिला है 1977 में। पद्मश्री, मद्रास संगीत अकादमी में इनको संगीत कला निधि से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। कब? 1977 में। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 12 प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अशुद्धियों से मुक्ति प्राकृतिक जल जिसको आशुद्ध जल कहा जाता है इसका सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो कुएं का पानी तो नहीं होगा, झरने का भी नहीं होगा, नदी का भी नहीं होगा, बारिश का पानी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, बारिश का पानी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, वही बात है। हिमपात और वर्षा प्राकृतिक रूप से जो होते हैं आशुद्ध जल के 2 रूप होते हैं, हिमपात और वर्षा, दोनों याद कीजिएगा। ओके।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो है 13 प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो REGP है, इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1995 में हुआ था। कब हुआ था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 1900 जो हुआ था कब? 95 में हुआ था। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए ये क्या चीज़ है। ग्रामीण रोजगार जो सृजन कार्यक्रम है, जिसको खादी और ग्राम खादी योग द्वारा 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत 2 लाख नौकरियों के सृजन के लिए इसको शुरुआत किया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ग्राम उद्योग आयोग द्वारा, ठीक है। ये जो है क्रेडिट लिंक सहायक योजना थी। ये जो ग्रामीण रोजगार सृजन है, ये क्रेडिट लिंक्ड सहायक योजना थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 14 प्रश्न है कि सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली, जिसको ब्लेस्ड कहा जाता है, ये महोत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा। तो सागा दावा जो मनाया जाता है यह सिक्किम में मनाया जाता है। सागा दावा ये कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में। ए ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव जो है भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है बौद्ध धर्मों के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इस अवसर पर बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध के जन्म, उनकी ज्ञान प्राप्ति और भौतिक जो दुनिया से मुक्ति का संस्मरण जो है यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे? तो सिक्किम में, जिसका नाम है सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली। ये चीज़ समझ में आ गया, तो यही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 15। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको कहा जाता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। झूम कृषि है, ये तो भारत देश में फेमस है झूम कृषि या झूम खेती उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें झूम कृषि या झूम खेती को कोनुको कहा जाता है? तो वेनेजुएला दिया गया है, ठीक है। डी ऑप्शन दिया गया है वेनेजुएला, ये सही हो जाएगा। तो हम लोग अपने देशों के कुछ नाम देख लेंगे जहाँ पे झूम खेती होता है, और कुछ देशों के नाम देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए हम इस आपको दिखाते हैं। झूम खेती जो है मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, मतलब पूर्वोत्तर भारत जो है वहाँ पे झूम खेती होती है, ठीक है। इसमें लोग जो होते हैं वनों को साफ जलाकर अस्थायी तौर पर कृषि कार्य करते हैं। ये समझ में आ गया कि लोग क्या करते हैं, मतलब झूम खेती क्या है। तो इसमें लोग वही काम करते हैं, वनों को साफ सुथरा करेंगे, साफ करके जलाकर अस्थायी तौर पर वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। फिर उस जगह को क्या करते हैं, वह छोड़कर अन्य जगहों पर जाकर वनों को साफ करके खेती कार्य करते हैं। तो ये परंपरा बार बार ये चलती रहती है। समझ में आ गया कि क्या होता है कि इसमें जो झूम खेती होती है, इसमें लोग क्या करते हैं कि वनों को साफ करेंगे, जलाएंगे, फिर वहाँ पे अस्थायी तौर पर कृषि करेंगे, ठीक है। और फिर उस जगह को छोड़ देंगे, कृषि कर लेंगे, फिर जगह को छोड़ देंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, वनों को साफ करेंगे, साफ करने के बाद फिर वहाँ से कृषि कार्य करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ होता है झूम कृषि। झूम कृषि देखेंगे यहाँ पे जो है भारत में कहाँ उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में पोंडू बोला जाता है। झूम कृषि को जो है एक अन्य नामों से भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। हम लोग अपने अपने राज्य में बोलते हैं, तो उड़ीसा या आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो पोंडू याद कीजिएगा। मध्य प्रदेश में बेवर बोला जाता है, मध्य प्रदेश में बेवर, ठीक है, याद रखिए। केरल में पूनम होता है, केरल में पूनम। पश्चिमी घाटी में कुमारी बोला जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोंडू बोला जाता है, मध्य प्रदेश में वेवर, केरल में पूनम, पश्चिमी घाट में कुमारी। आगे देखिए, राजस्थान में वालरा बोला जाता है, राजस्थान में वालरा बोला जाता है, ठीक है। तो ये हम अपना स्टेट का था, मतलब स्टेट नहीं अपना देश का था। अन्य राज्यों का जो है झूम कृषि को अन्य नाम से बोला जाता है, क्या पुकारा जाता है, ठीक है। अब दूसरे देश की बात करेंगे, जैसे वेनेजुएला में बात करेंगे तो कोनुको बोला जाता है। मैक्सिको या मध्य अमेरिका में चले जाएंगे तो यहाँ पे मिल्पा बोला जाता है। ब्राज़ील की बात करेंगे तो रोका। इंडोनेशिया में लदांग, और वियतनाम में रेके बोला जाता है, वियतनाम में रेक के नाम से बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे झूम कृषि से रिलेटेड थे जो अन्य नामों से पुकारे जाते हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में। तो इतना ही हम प्रश्न लिए थे। कैसा लगा आज की क्लास आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।